तो सिमेट्रिकल चार्ज सिस्टम पर बेस्ड हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि एक क्यूब बनाया गया है और इस क्यूब के 8 वर्टिसेज पर 8 चार्जेज रखे गए हैं। ठीक है, इनमें से कुछ चार्जेज निगेटिव हैं, जैसा कि एक ये निगेटिव है, एक ये निगेटिव है, ठीक, एक ये वाला और एक ये। तो 4 चार्जेज जो हैं निगेटिव हैं और बाकी चार्ज जो हैं वो पॉजिटिव है। सबका मैग्नीट्यूड Q है, लेकिन साइन जो है 4 का पॉजिटिव और 4 का निगेटिव है। तो ये जो क्यूब है उसके साइड का लेंथ दिया गया है A, लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब is A. Then we have to find the potential energy of this charge system. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो सिमेट्रिकल चार्ज सिस्टम वाला मेथड हमने सीखा था लास्ट में, थर्ड मेथड, उसको अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमें सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी, बाकी जो 7 हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जैक्टली उतनी ही होगी जितनी एक की होगी, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले किसी एक का कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग ये जो चार्ज है इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, इसका चार्ज इनटू ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पर जो पोटेंशियल होगा बाकी सारे चार्जेस के कारण से। ठीक है, तो बाकी सारे चार्ज के कारण से निकालना हो तो आप देखेंगे कि इसमें से 3 चार्ज ये और ये तीनों चार्ज इक्वल डिस्टेंस A पर पड़ेंगे यहाँ से। ठीक है, तो एक के कारण से इनमें से पोटेंशियल जो होगा वो होगा K माइनस Q बाई A। ठीक, ऐसे 3 चार्जेज हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल इन तीनों कारण से यहाँ पर इतना हो गया। ठीक, अब आते हैं 3 ऐसे पॉइंट चार्जेज हैं जो कि एक डायगोनल पर पड़ेंगे। एक डायगोनल जैसे ये देखेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज ये है, एक पॉजिटिव चार्ज ये है और एक पॉजिटिव चार्ज ये है। इन तीनों का जो डिस्टेंस है इस चार्ज से वो भी इक्वल है। देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ये आएगा √2a, है ना। उतना ही डिस्टेंस इस डायगोनल का होगा, ये भी एक डायगोनल पर पड़ेगा और साथ में ये जो पॉइंट है ये भी वैसा ही एक डायगोनल पर पड़ेगा। इन तीनों का जो लेंथ है, तीनों डायगोनल का लेंथ √2a हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों के कारण से पोटेंशियल यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो वो इक्वल आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक के कारण से कैलकुलेट करके 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो K Q डिवाइडेड बाई √2a, है ना। चार्ज चूंकि पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा और डिस्टेंस √2a है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि तीनों चार्ज के कारण से वहां पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, एक और आखिरी चार्ज रह गया। ये जो चार्ज है आप देखेंगे सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल पर, है ना, ये वाला चार्ज। तो इस चार्ज से सबसे ज्यादा दूर यही वाला चार्ज आएगा और ये जो डायगोनल है, लॉन्गेस्ट डायगोनल, ये होता है √3a। तो इस चार्ज के कारण से यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं K माइनस Q डिवाइडेड बाई √3a। ठीक, तो टोटल 8 चार्जेस थे, उनमें से हमें 7 के कारण से पोटेंशियल निकालना था एक के पास में। ठीक, तो इसमें देखेंगे हमने 7 चार्ज के कारण से निकाल लिया। ये 3 के हो गए, फिर ये 3 के हो गए और ये 1 का हो गया। ठीक है, तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई किसकी, सिर्फ एक पॉइंट चार्ज की आई है, इस पॉइंट चार्ज की। एक्चुअली में बाकी जो 7 हैं उनकी भी पोटेंशियल एनर्जी इतनी ही होनी है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ऐसा करेंगे
कि ये हो जाएगा k क्यू स्क्वायर बाई a, इधर आएगा -3a प्लस 3/√2 माइनस 1/√3, है ना। तो ये आएगा कुल मिलाकर के पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन चार्ज। ठीक है, ये आया। अब इसको चाहे तो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा, इसको इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने आखिरी जो मेथड सीखा था, उस मेथड में हमने ये सीखा था कि देखेंगे, ये मेथड है वो हमने सीखा था जो कि इसमें हर एक पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, बाकी जितने भी चार्जेज है उनके कारण से, और फिर जितने भी चार्ज, जैसे 3 चार्ज हैं तो तीनों के पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। यही यहाँ पर हमने सीखा था, तीनों की पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सारे वैल्यूज रिपीट हो जाते हैं, डबल 2 बार आ जाते हैं इसीलिए। ठीक है, तो ये जो अपना केस है, इस केस में आते हैं, तो इस केस में एक की जितनी एनर्जी होगी बाकी सातों की उतनी ही होनी है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, है ना, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, 8 चार्जेज हैं तो हम लोग ऐसे U प्लस U प्लस U हम लोग 8 बार इनको ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो कुल मिलाकर के ये 4U हो गया। तो U हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो यहाँ पर आएगा 4k क्यू स्क्वायर बाई a इंटू -3 प्लस 3/√2 माइनस 1/√3। ठीक है, तो ये जो है इस पॉइंट चार्ज सिस्टम की जो कि सिमेट्रिक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो ये तरीका जो है स्पेशली सिमेट्रिकल चार्ज सिस्टम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। एक एग्जाम्पल करेंगे। द एग्जाम्पल इज पार्टिकल ऑफ मास m is equal to 40 milligram and charge Q is equal to 5 into 10 to the power -9 coulomb, is moving directly towards a fixed point charge Q is equal to 10 to the power -8 coulomb when the charge is at separation of 10 centimeter, then it has velocity 50 centimeter per second. Find the minimum separation. Find the minimum separation between the two charges. तो इस क्वेश्चन में हमें 2 चार्ज पार्टिकल दिए गए हैं। एक चार्ज पार्टिकल है जो कि फिक्स्ड है, उस पर चार्ज दिया गया है हमें Q,
और इसकी तरफ सीधा एक पॉइंट चार्ज स्मॉल q किसी वेलोसिटी u से आ रहा है। ठीक, तो ये जो चार्ज है, बड़ा वाला चार्ज, ये फिक्स्ड है और ये u वेलोसिटी से आ रहा है। इन दोनों के बीच में देखेंगे कि रिपल्शन होगा और रिपल्शन के कारण से ये वाला चार्ज जो है डी एक्सेलरेट हो रहा होगा, है ना। तो सपोज ऐसा हुआ कि जो स्मॉलर चार्ज है स्मॉल q जब यहाँ पर आया, यानी कि मिनिमम सेपरेशन पर आया, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। ठीक है, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे बाय एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसमें देखेंगे कि k इनिशियल u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एक चार्ज के पास थी हाफ m(u²), दूसरा वाला चार्ज फिक्स था तो उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। उनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, जब इनिशियली ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर थे, है ना, ये r जो है ये जब 10 सेंटीमीटर था तो स्पीड दिया गया है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वहाँ पर ये हमने काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। अब इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको लिखेंगे k q डिवाइडेड बाई r। ठीक, ये हो गया इनिशियल एनर्जी टोटल, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब जब ये मिनिमम सेपरेशन पर जाएगा तो वहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आएगी k q डिवाइडेड बाई r मिनिमम। दो पॉइंट चार्ज की जो इंटरेक्शन की एनर्जी होती है वो होता है k q1 q2 बाई r। तो उसी फॉर्मूले से ये आएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इनमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने से ये होगा हाफ इंटू जो मास है वो 40 मिलीग्राम दिया हुआ है, तो 40 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू जो स्पीड है, स्पीड दिया गया 50 सेंटीमीटर, तो 50 इंटू 10 पावर -2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हाफ mu² प्लस k का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। एक चार्ज है 10 टू द पावर -8 और दूसरा चार्ज हमें दिया गया है 5 इंटू 10 टू द पावर -9। ठीक है, जो एक चार्ज है 10 पर -8 और दूसरा चार्ज है 5 इंटू 10 पावर -9। ठीक, तो अगर हम लोग इसमें ऐसा करें कि डिवाइडेड बाई इनके बीच का जो सेपरेशन था वो था 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 होल स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। दोनों चार्ज रखेंगे 10 टू द पावर -8 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस है r मिनिमम का जो है पोटेंशियल, इसमें स्क्वायर नहीं होता है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, r मिनिमम रहने देंगे, इधर वाले टर्म में भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो जो मिनिमम सेपरेशन है उसकी वैल्यू आती है 4.7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 4.7 सेंटीमीटर। ठीक,
एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें 2 प्रोटॉन दिए गए हैं, दोनों में से इनिशियली एक चल रहा है, दूसरा जो है रेस्ट पर है। तो फाइनली हमें बताना है कि इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। क्वेश्चन ये है कि प्रोटॉन moves from a large distance with speed u meter per second directly towards another free proton which is initially at rest. Find minimum separation between the two protons. Minimum separation between the two protons. तो देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें 2 प्रोटॉन दिए गए। एक प्रोटॉन है जो कि रेस्ट पर है लेकिन मूव करने के लिए फ्री है, दूसरा प्रोटॉन है जो कि लार्ज डिस्टेंस से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से सपोज इसको u स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक, तो अभी जो है जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा, जब लार्ज डिस्टेंस पर होगा तो इनके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही पास में आएगा इन पर रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू होगा और उससे क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन है इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और ये जो है जो रेस्ट पर है ये धीरे चलने लगेगा। ठीक है, तो चलने लगेगा तो किसी इंस्टेंट पर ऐसा हो सकता है कि दोनों जो है, सपोज ये प्रोटॉन जो है यहाँ आ गया और दूसरा वाला प्रोटॉन यहाँ आ गया। ठीक है, और दोनों जो है इक्वल वेलोसिटी से चल रहे हैं, है ना। तो जब दोनों इक्वल वेलोसिटी से चलेंगे तब इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो मिनिमम होगा। ऐसा इसलिए कि जब तक इस प्रोटॉन की वेलोसिटी इससे ज़्यादा होगी तब तक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पॉजिटिव रहेगा और उस केस में ये पास में आते रहेंगे, है ना। तो जब इनकी वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 हो जाएगा और उस केस में मिनिमम सेपरेशन होगा। उसके बाद क्या होगा कि जो आगे चल रहा है प्रोटॉन इसकी वेलोसिटी अब बढ़ जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी जैसे ही बड़ी होगी इस प्रोटॉन से तो उस केस में अब इनके बीच का सेपरेशन शुरू हो जाएगा, है ना। यानी मिनिमम सेपरेशन निकालना है तो उसी इंस्टेंट पर निकालना होगा जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग 2 कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट होगा बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कब अप्लाई करते हैं? जब सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 चार्जेज हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तीसरा कोई भी फोर्स नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इन दोनों का कंबाइंड मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो सिर्फ इस प्रोटॉन के पास था, उसका मास m इंटू यू ये था और दूसरे वाले का 0 था, है ना। अच्छा, उसके बाद जब मिनिमम सेपरेशन होगा उस इंस्टेंट पर दोनों के पास वेलोसिटी है v और सेम डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों को हमने ऐड कर दिया।
अब यहाँ से देखेंगे इनकी जो कॉमन वेलोसिटी है वो हो गई u/2। ये तो वेलोसिटी आ गई, लेकिन उस इंस्टेंट पर हमें r मिनिमम पता करना है, तो एनर्जी कंजर्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन कब अप्लाई किया जाता है? तब अप्लाई किया जाता है जब कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं हो। अगर हो भी तो वर्क नहीं कर रहा हो। तो यहाँ पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, जो भी है सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया जा सकता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन चलो लिखेंगे के इनिशियल प्लस यू इनिशियल के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिर्फ एक प्रोटॉन के पास थी, दूसरा रेस्ट पर था, है ना। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ mu²। चूँकि लास्ट डिस्टेंस पर थे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। ठीक। फाइनली जब ये दोनों मिनिमम सेपरेशन पर होंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी हाफ mv², या इसको हम लोग लिखेंगे u/2 का होल स्क्वायर। v को u/2 लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो एक की हो गई, फिर दूसरा प्रोटॉन की भी इतनी ही एनर्जी होगी u/2 का होल स्क्वायर, प्लस चूंकि अब ये जो है एक दूसरे के फील्ड में है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, इनके इंटरेक्शन की एनर्जी होगी। तो उसको लिखेंगे k q1 इंटू q2 डिवाइडेड बाई r मिनिमम। ठीक। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से r मिनिमम का वैल्यू आ जाएगा e² डिवाइडेड बाई पाई m एप्सिलॉन नॉट इंटू u²। तो ये दोनों प्रोटॉन्स के बीच में मिनिमम सेपरेशन हो गया। एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें एक पॉजिटिव चार्ज दिया गया है जो कि फिक्स्ड है ना। ये चार्ज फिक्स्ड है और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करें जो कि ये लार्ज डिस्टेंस मान लेते हैं, लार्ज डिस्टेंस पर इस लाइन से d डिस्टेंस ऊपर एक स्मॉल q चार्ज है। इस चार्ज को ये जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिख रहा है, इस लाइन के पैरेलल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया गया है ना। तो हमें पता करना है इन दोनों चार्ज के बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। ठीक है। ये जैसे चार्ज है तो इस चार्ज को मान लेते हैं कि पॉइंट A पर रखा है, ये डिस्टेंस हो गया b और ये चार्ज अभी C पर रखा है ना। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी मिनिमम सेपरेशन between the two charges if one charge q is projected with speed u as shown in figure in gravity free स्पेस। यहाँ पर हमें ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करना है। ठीक है। तो अब देखेंगे कि जो चार्ज है वो चार्ज यहाँ से चलेगा, लेकिन इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा और इसलिए
इसका जो पाथ है ये कुछ इस तरह से होगा, ऐसा। जब ये चार्ज आगे बढ़ेगा यहाँ पर, तो इस चार्ज के कारण से इस पर जो रिपल्सिव फोर्स आएगा वो इधर आएगा, है ना। ये चार्ज तो फिक्स्ड है क्योंकि, और इसलिए चल नहीं सकता है, लेकिन ये जो चार्ज है इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कहीं इधर है। तो जब तक इसकी वेलोसिटी ये थीटा एक्यूट एंगल बना रही होगी ये लाइन ज्वाइनिंग से, तब तक जो है ये दोनों पास में आते रहेंगे, है ना। जब रिपल्सिव फोर्स का एक कंपोनेंट होगा इधर जो कि इसकी स्पीड को डिक्रीज करा रहा होगा, ठीक। तो जैसे जैसे ये पास में आता जाएगा तो इनके बीच का जो, इनके वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये थीटा और भी छोटा है, इधर थोड़ा सा बड़ा हो गया, यहाँ थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो मिनिमम सेपरेशन इनके बीच में तब आएगा जब जो वेलोसिटी है, मान लेते हैं ये वेलोसिटी है v0, जब ये वेलोसिटी बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी लाइन ज्वाइनिंग के, है ना, ये q चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि थीटा 90 से छोटा होगा तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा इधर, है ना, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग, जिसके कारण से जो छोटा वाला चार्ज है वो इसको फिक्स्ड चार्ज को अप्रोच करता रहेगा। लेकिन जैसे ही ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी उस इंस्टेंट पर ये अप्रोच नहीं कर रहे होंगे, और उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद ये जो चार्ज है इसकी वेलोसिटी होगी इधर। तो अब जो है इनका जो लाइन ज्वाइनिंग है, लाइन ज्वाइनिंग से इनके बीच का एंगल, जो वेलोसिटी के बीच का एंगल, ये थीटा 90 से बड़ा हो जाएगा, और उस केस में इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर आएगा, है ना, लाइन ज्वाइनिंग में दूर की तरफ आएगा, और इसलिए चार्ज जो है फिर सेपरेशन शुरू हो जाएगा इनके बीच में। तो मिनिमम सेपरेशन तब होगा जब ये लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि चूंकि ये फिक्स्ड चार्ज है और ये जो भी फोर्स लगाता है इस चार्ज पर वो बिल्कुल लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगाता है ना, इसलिए इस फोर्स का जो टॉर्क है वो इस फिक्स्ड चार्ज के अबाउट हमेशा 0 आएगा। तो कह सकते हैं टॉर्क ऑन चार्ज Q about fixed charge Q is 0 as electrostatic force is a central force and the line of action of electric force passes through fixed charge, है ना। तो जहां से ये पास कर रहा है फिक्स्ड चार्ज से फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, उसी को हमने एक्सिस मान लिया। तो इस एक्सिस के अबाउट, फिक्स्ड चार्ज के अबाउट टॉर्क हो गया 0। अगर किसी पार्टिकल पर जो टॉर्क है, एक्सटर्नल टॉर्क है, अगर वो 0 हो जाता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो इसमें देखेंगे कि इनिशियली जो था
ये इधर चल रहा था u वेलोसिटी से, तो इसका एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, इसका लाइन ऑफ मोशन जो है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से d हाइट पर है। तो चूंकि ट्रांसलेशनल मोशन है तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mu इंटू डी। mu लीनियर मोमेंटम और इसका जो लाइन ऑफ मोशन है ना, इसका लाइन ऑफ मोशन कुछ ऐसा होगा। तो लाइन ऑफ मोशन का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो ये d आएगा, तो mu इंटू डी ना, हम लोग लिखेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम mu इंटू डी। और फाइनली क्या होगा कि फाइनली जब मिनिमम सेपरेशन पर है तब इसकी सारी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है ना। तो इस केस में अगर ये सेपरेशन मान लिया जाए कि r मिनिमम है तो उस केस में हम लोग इसका लीनियर मोमेंटम होगा m इंटू वी नॉट। और देखेंगे कि जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, तो इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर चल रहा है, मतलब अगर एक्सिस से कहें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा r मिनिमम। तो इसको एंगुलर मोमेंटम को लिखा जा सकता है mv नॉट लीनियर मोमेंटम इंटू r मिनिमम। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे mv नॉट इंटू r मिनिमम। तो यहाँ से v नॉट का वैल्यू आ जाएगा ud डिवाइडेड बाई r मिनिमम। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं वो है एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए, और हमें पता है कि यहाँ पर जो है कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो इसमें कहेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है जो है u स्पीड से चल रहा है चार्ज, तो उसके पास होगी हाफ m u स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 लिखेंगे, क्योंकि जो लार्ज डिस्टेंस पर ये रखा हुआ है तो इंटरेक्शन नहीं हो रहा होगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनली देखेंगे तो ये वी नॉट से चल रहा है यहाँ पर, जब मिनिमम सेपरेशन पर होगा तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इसकी लिखेंगे हाफ m वी नॉट स्क्वायर प्लस यहाँ पर जब मिनिमम सेपरेशन पर होगा तो इनके बीच का सेपरेशन r मिनिमम है, तो इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 बाई r लिखते हैं। तो k q1 की जगह q और q2 की जगह पर स्मॉल q डिवाइडेड बाई इनके बीच का सेपरेशन r मिनिमम। तो अपने पास दो इक्वेशन है, एक ये है और दूसरा ये इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सोल्व करें तो सोल्व करने के बाद जो r मिनिमम की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी d1 प्लस √2, है ना। ये आ जाएगा इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन। तो इस क्वेश्चन में हम ये ध्यान रखेंगे कि ये जो आंसर आया अपना, ये तभी आएगा जब हमें इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है KQQ इज इक्वल टू mu स्क्वायर डी। ये एक रिलेशन दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ भी KQQ है इसकी जगह पर mu स्क्वायर डी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब जा कर के ये आंसर आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है ऐसा KQQ इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू डी। तो जब तक ये रिलेशन यूज नहीं करेंगे तो ये जो है ये रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए ये रिजल्ट चूँकि सिंपलर फॉर्म में है इसलिए ऐसा हमें करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, अभी तक हमने जो भी देखा उसमें
पार्टिकल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, है ना। अब हम करेंगे कि कोई कंटिन्यूअस सिस्टम है, कंटिन्यूअस सिस्टम जैसे एक स्फेरिकल चार्ज हो गया, है ना, एक हॉलो स्फीयर हो गया, एक सॉलिड स्फीयर हो गया, उन पर चार्जेस होते हैं, तो उनके कारण से जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी या उनकी सेल्फ एनर्जी होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें अभी जानना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर होगा, उसकी हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि एक स्फीयर है जिस पर टोटल जो है वो क्यू चार्ज है ना। तो इसका अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो वो जो अपना तरीका हमने सीखा था कि सारे चार्ज को पहले इन्फिनिटी पर रखेंगे और स्लोली धीरे धीरे यहाँ पर लाएंगे और सिस्टम को फॉर्म करेंगे। सिस्टम को फॉर्म करने में जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं कि लेट क्यू चार्ज is brought slowly from infinity to the surface of sphere, ठीक है। तो स्फीयर के सरफेस पर अगर हम लोग क्यू चार्ज लाएंगे, यहाँ पर अगर क्यू चार्ज आ गया तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर और शेल। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग कह सकते हैं के क्यू डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो अब इतना पोटेंशियल है और हमें और स्मॉल डी क्यू चार्ज ले आना है, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन slowly bringing the small dq charge from infinity to the surface of sphere। तो हमें क्या करना है, जो चार्ज है dq उसको इन्फिनिटी से इस स्फीयर के सरफेस पर लाना है। तो उसमें जो वर्क डन होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं चार्ज dq इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो dq फाइनल पोटेंशियल जो होगा वो आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर जब ये स्फीयर के सरफेस पर होगा तो वहाँ पर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल हमने लिखा हुआ है के क्यू डिवाइडेड बाई आर, जो कि यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। और इनिशियली ये जो चार्ज था डी क्यू वो इन्फिनिटी पर था और इसलिए इन्फिनिटी पर पोटेंशियल होता है 0। तो ये हो गया के क्यू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो ये हो गया डी क्यू चार्ज लाने में वर्क। हमें टोटल चार्ज कैपिटल क्यू लाना है। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट
in slowly bringing the total charge Q on shell from infinity। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे k/r q dq, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से कैपिटल Q तक। टोटल चार्ज हमें कैपिटल Q लाना है और ये होगा 0 से W तक। तो यहाँ से जो वर्क डन आएगा वो हो जाएगा k/r कांस्टेंट है और q dq का इंटीग्रेशन q² 2 आएगा। लिमिट रखने के बाद ये q² 2 हो जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है वही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी और सेल्फ एनर्जी ऑफ ए होलो स्फीयर इज इक्वल टू kq² 2r, है ना। तो अगर होलो स्फीयर होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी जा सकती है kq² 2r। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने होलो स्फीयर का सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट किया वैसे ही एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे।